हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब पोस्ट मॉडर्न पीरियड के संबंध में लास्ट वीडियो में इंडो ग्रीक के बारे में जो बातें बतलाई थी उसी बात को कंटिन्यू करेंगे और आज की इस क्लास में थोड़ी और चर्चा हम कुछ एक शासक या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे और साथ में लास्ट वीडियो में हमने जो बातें बताई थी उसका रिकैप भी करेंगे संक्षेप में और साथ में फिर हम सब जो है आज के मुख्य विषय कि इंडो ग्रीक के साथ जब भारत का संपर्क हुआ तो भारतीय जनजीवन पर उसका क्या असर पड़ा और क्या भारतीय जनजीवन का भी यूनानी जो है जो कल्चर है उनकी जो संस्कृति है उस संस्कृति पर कुछ असर पड़ा, इसी के संबंध में बात करेंगे। और ये वास्तव में यह एक ऐसा विषय है ना सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि मुख्य परीक्षा चाहे वो सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से हो या फिर इतिहास को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेकर तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास में सबसे पहले मैं रिकैप करूं लास्ट वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दी थी। हमने ये बताया था मौर्योत्तर काल की पृष्ठभूमि में हमने ये बताया आपको 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की जो कि एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति था और इसके पश्चात उसने मौर्य वंश का अंत किया और फिर शुंग वंश की स्थापना की और इस वंश की स्थापना के साथ ही भारत में मौर्योत्तर काल की शुरुआत हो जाती है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भारत पर विदेशियों के आक्रमण का एक दौर एक सिलसिला प्रारंभ हो जाता है और सबसे पहली बार इस काल में जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम विदेशियों में किसका आक्रमण हुआ तो वो ईरानी थे ना कि यूनानी होगा। लेकिन जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात आएगी तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सबसे पहली बार विदेशियों में जिसका हमला हुआ वो कौन थे? यूनानी थे। हमने आपको ये बताया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में एक तरफ जहां मध्य गांगेय क्षेत्र में मगध साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी उसी समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में ही फारसियों का भी आक्रमण भारत के नॉर्थ वेस्ट के इलाके में पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में हो रहा था और उस क्षेत्र में दो महाजनपद स्थित है गांधार और कंबोज। ये सारी बातें हमने बताई थी और ये दोनों महाजनपद किसके अधीन चला गया? फारसियों के अधीन चला गया। तो फारसियों का सबसे पहले आक्रमण भारत पर हुआ प्राचीन भारत में। लेकिन जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात आएगी तो सबसे पहला हमला यूनानियों का हुआ, फिर शकों का हुआ, फिर पहलवों का हुआ, फिर कुषाणों का हुआ। तो योश को सबसे पहले यूनानी का, फिर शकों का, फिर पहलवों का, फिर कुषाणों का आक्रमण हुआ। इसके बाद फिर हमने आपको मौर्योत्तर काल में जो विभिन्न राजवंश है उस राजवंश के संबंध में जानकारी दी थी और ये बातें जो है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये बात समझिएगा कि यहां पर विदेशी राजवंश की अगर बात आए तो इसमें कौन कौन से राजवंश थे इसके बारे में हमने आपको बताया कि सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर पहला, फिर कुषाण हो गया। दो स्थानीय राजवंशों का इस काल में शासन था और वो वंश जो है शुंग वंश हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा और सातवाहन वंश। शुंग वंश और सातवाहन वंश ये दो वंश हो जाएगा। जबकि विदेशी राजवंश की अगर बात आएगी तो इसमें यूनानी, शक, पहलव, कुषाण की बात आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनानी शासक में दो या यूनानी शख्सियतों में जो दो सबसे प्रसिद्ध शासक होगा, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, मिनांडर, हेलियोडोरस। सीथियन में आपको मालूम होगा हमने आपको बताया था कि शक में सबसे प्रसिद्ध शासक है रुद्रदामन और इसका जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। पहला वंश में सबसे इंपॉर्टेंट शासक गोंडोफिरनस है जिसके शासनकाल में संत थॉमस के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियों का पहला दल हिंदुस्तान आया था। कुषाण का दूसरा नाम कुषाण था और कुषाण में सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क है। शुंग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा और सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो सातकर्णी प्रथम गौतमीपुत्र सातकर्णी और एक बहुत ही शांति प्रिय शासक हाल के बारे में भी हम उल्लेख करेंगे। तो ये तो कुल मिलाकर जैसे कनिष्क या कुषाण वंश की बात करेंगे तो केवल कनिष्क ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर चूंकि हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में तो उसमें हमने आपको यह बतलाने की कोशिश की कि जिस शख्सियत पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से शासक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति है, उसके बारे में हमने आपको बतलाया। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में जो इस वीडियो
से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। देखिए पब्लिक डोमेन में कुछ एक वीडियोस ही जा पाते हैं, पूरा वीडियो सीक्वेंस में नहीं जा पाता है, पूरा वीडियो जो पेड क्लास जो चल रही है उसके अंतर्गत जाते हैं, ठीक है। और साथ में जो भी मतलब पब्लिक डोमेन में बीच बीच में कुछ क्लासेस में डाल देता हूं जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं जरूर जो है डालता हूं। बट अगर आपको सीक्वेंस में आपको पूरे वीडियोस चाहिए, पूरे कोर्स चाहिए, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और एडमिशन की कुछ प्रक्रिया है और बहुत ज्यादा कोई फीस नहीं है। और जब ये वीडियोस जब आप शुरू में देख रहे होंगे तो उसमें एक इंक्वायरी का नंबर दिया हुआ है, उसमें आप फोन करके सारी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। यहां पे हमने ये बताया सिकंदर है, सिकंदर से लेकर यहां तक मतलब जो है रिपीटेशन मैं नहीं करूंगा कि सिकंदर किस समय तक जाते जाते फिर एंटियोकस तृतीय का समय जब आया तो वहां पर क्या हुआ कि यूनानी साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था वो दो हिस्सों में विभक्त हो गया, पार्थिया और बैक्ट्रिया। पार्थिया ओरेक्सस के नेतृत्व में, बैक्ट्रिया डायोडोरस प्रथम के नेतृत्व में। फिर डायोडोरस एंटियोकस तृतीय के समय में यूनानी साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा, जैसा कि अभी बताया, पूरा पार्थिया और एक्सस बैक्ट्रिया डायोडोरस प्रथम के नेतृत्व में। डायोडोरस प्रथम के बाद डायोडोरस सेकेंड हुआ और डायोडोरस सेकेंड के समय में जो बैक्ट्रियाई शासक था उसने अपने को सेल्यूकस के साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्र कर लिया। इसका जो सक्सेसर है यूथिडेमस, डिमेट्रियस के बाद हो जाएगा मिनांडर, और ये सब के सब कहलाएंगे यूथिडेमस वंश। और डिमेट्रियस का जब शासन था तो इसी के नेतृत्व में संभवतः हिंद यूनानियों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ। डिमेट्रियस का शासनकाल 220 से 175 ईसा पूर्व के बीच में रहा और संभवतः डिमेट्रियस का जो हमला था वो 183 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। और उस समय संभवतः पुष्यमित्र शुंग का शासन तो था, लेकिन उसी के समय में आक्रमण हुआ। इसके संबंध में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का जब शासन प्रारंभ हुआ तो उसी समय डिमेट्रियस का 183 ईसा पूर्व में भारत पर हमला हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहां पे बैक्ट्रियाई ग्रीक के बारे में हमने ये बताया कि जब यूथिडेमस वंश का शासन बैक्ट्रिया के क्षेत्र में था और बैक्ट्रिया के शासक के तौर पर डिमेट्रियस जब हिंदुस्तान को जीतने निकला था तो हिंदुस्तान के जीत के अभियान में वो संलग्न था, वो उसमें लगा हुआ था। उसी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडिस वहां पर एक विद्रोह हुआ और यूक्रेटाइडिस के नेतृत्व में बैक्ट्रिया जो है एक स्वतंत्र राज्य बन गया। डिमेट्रियस को अपना बैक्ट्रियाई राज्य खो देना पड़ा। वहां पर एक नए वंश यूथिडेमस वंश के स्थान पर आया जिसे यूक्रेटाइडिस वंश कहकर पुकारा जाता है। और बाद में क्या हुआ कि यूक्रेटाइडिस वंश ने भी भारत की ओर कदम बढ़ाया और हिंदुस्तान में आने के बाद उसने तक्षशिला, जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था, वो वहां पर तक्षशिला को उसने अपनी राजधानी बनाई। जबकि जो डिमेट्रियस कुल था, ठीक है, यूथिडेमस कुल जो था, उसने साकल सियालकोट पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाई। यानी अब इस बात को समझिएगा कि जो यूनानियों का जो साम्राज्य था, जो सिकंदर का या फिर सेल्यूकस का जो साम्राज्य था, उसका पूर्वी हिस्सा दो खंडों में विभक्त हुआ, पार्थिया और क्या होगा बैक्ट्रिया। पार्थिया और एक्सस के नेतृत्व में, बैक्ट्रिया किसके नेतृत्व में हो गया, डायोडोरस प्रथम के नेतृत्व में। लेकिन बैक्ट्रिया का जो यूनानी राज्य था वो भी दो हिस्सों में विभक्त हो गया। खासकर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ने तक्षशिला से शासन किया, दूसरे ने साकल से शासन किया। साकल से डिमेट्रियस कुल के शासकों ने शासन किया या फिर उसे यूथिडेमस कुल का कह सकते हैं। और दूसरा जो तक्षशिला का शासन है वो तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश का शासन था, ठीक है। अब दोनों के बारे में समझना है तो यहां पर देखिए बैक्ट्रियाई ग्रीक दो शाखाएं, साकल सियालकोट पाकिस्तान से यूथिडेमस वंश का शासन था, तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान से यूक्रेटाइडिस वंश का शासन था। साकल सियालकोट यूथिडेमस वंश में डिमेट्रियस, मिनांडर, स्टेटो प्रथम, ये सब कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए। यूक्रेटाइडिस वंश की जब बात आएगी तो एंटियालकीड्स एक प्रसिद्ध शासक था और इसका अंतिम शासक की बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा, हर्मियस। हर्मियस के बारे में याद रखना है कि ये यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक था। यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक था हर्मियस। ये थोड़ा याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स कभी कभार जो है वो कह के पूछ दिया जाता है। इसके बाद देखना है
कि जो एंटियाल्किड्स है, पहले इसी को देख लेते हैं। एंटियाल्किड्स का ही दूत बनकर हेलियोडोरस आया था भारत, और ये जो है भारत में भागवत धर्म को अपना, इसके बारे में अभी आगे बात करना है। यहां पे देखिए यूथिडेमस वंश में पहला हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट शासक डिमेट्रियस, फिर मिनांडर, फिर स्टेटो प्रथम, और डिमेट्रियस के नेतृत्व में 183 ईसा पूर्व में 183 बीसी में भारत पर यूनानियों का आक्रमण हुआ, हिंद यूनानियों का प्रथम आक्रमण हुआ। इसका उल्लेख जो है खारवेल का मतलब हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया। डिमेट्रियस का ये ध्यान रखिएगा कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका उल्लेख किया। इसे भारतवासियों का राजा कहा गया है, प्रसिद्ध शासक कहा गया है। इसके बाद अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो सबसे प्रसिद्ध शासक बैक्ट्रियाई ग्रीक में हिंदुस्तान में हुआ वो शासक कौन था? मिनांडर, जिसे राजा मिलिंद कहकर पुकारा जाता है। राजा मिलिंद कहकर पुकारा जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ। इसके बारे में देखिए, मिनांडर या राजा मिलिंद की अगर हम बात करें तो यह सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक था। इसके सर्वाधिक सिक्के मिले हिंदुस्तान में। डिमेट्रियस के द्वारा जीते गए क्षेत्र पर यूनानियों को इसने मजबूती से स्थापित किया। यानी डिमेट्रियस ने वो बैक्ट्रियाई ग्रीक का पहला शासक था जिसने हिंदुस्तान को जीतने की कवायद प्रारंभ की। लेकिन बैक्ट्रियाई ग्रीकों को हिंदुस्तान में मजबूती से स्थापित करने वाला पहला जो शासक होगा वो शासक कौन हो जाएगा? उसका सही जवाब है मिनांडर। और ये पूरे यूनानी शासक में हिंदुस्तान के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सबसे प्रसिद्ध शासक था। डिमेट्रियस के द्वारा इसे लिखा गया, जीते गए क्षेत्र पर यूनानियों को मजबूती से स्थापित किया। डिमेट्रियस भारत को जीतने की शुरुआत की। यूनानियों के आक्रमण की जानकारी की अगर आप बात करेंगे तो पतंजलि के महाभाष्य से इसकी जानकारी मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है। ये ज्योतिष ग्रंथ पर रचित बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। इसके युग पुराण खंड से हमें जो है यूनानियों का भारत पर होने वाले आक्रमण की जानकारी मिलती है। कालिदास की जो पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, उससे भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। और राजा मिलिंद की बात करें तो इसके बहुत सारे मतलब जो है सिक्के आप देखिएगा, बैरी गाजा या भारू कच्छ जो गुजरात में स्थित है वहां के बाजारों में चलता था। उसके सिक्कों पर ऊंट के तस्वीरों का भी अंकन है, ऊंट के चित्रों का भी अंकन है। और उससे ये पता चलता है कि मरुस्थलीय इलाके में राजपुताना के क्षेत्र पर भी उसका अपना एक प्रभाव था, असर था। उसके नेतृत्व में साकल जो था वो शिक्षा और व्यापार का एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र बन गया, जो अपने ऐश्वर्य में वो पाटलिपुत्र का मुकाबला करता था, उसकी बराबरी जो है वो क्या है कि करता था। तो ये हो गया राजा मिलिंद की अगर हम बात करें, ठीक है। अब यहां पे ये समझना है कि राजा मिलिंद की बात अगर करें तो जैसा कि आपको पता है, आगे भी बताएंगे कि अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनानियों के साथ जो हमारा संसर्ग हुआ उससे यूनानी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो धर्म के क्षेत्र पर इसका जहां तक प्रभाव का सवाल है तो बहुत सारे यूनानी हिंदुस्तान में आए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति से अपने को एकाकार कर लिया। यहाँ पर उसने जो है भारत के धर्म को अपनाया। जैसे राजा मिलिंद या मिनांडर की बात करें तो भारत में जब रच बस गया, जब भारत में उसने जो है ये समझ लिया कि यहीं पर हमारी जो है वो क्या है कि भविष्य यहीं पे जो है टिका हुआ है, तो उसने भारत के धर्म को अपनाने की बात सोची। तो बौद्ध धर्म से उसका वास्ता हुआ, सामना हुआ। और तत्कालीन जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागसेन थे, नागसेन से उसने बौद्ध धर्म के संबंध में प्रश्नोत्तर शैली ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तर शैली की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में कैटेशिज्म कहा जाता है, ठीक है। प्रश्नोत्तर की बात करें, प्रश्नोत्तर शैली में जब हम कोई सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, उसको हम प्रश्नोत्तर शैली कहते हैं, उसको इंग्लिश में कैटेशिज्म कहा जाता है। तो राजा मिलिंद जब बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ तो बौद्ध धर्म को लेकर तमाम तरह के उसके मन में सवाल थे, ठीक है। वो सारे सवाल उसने समकालीन जो प्रसिद्ध विद्वान नागसेन थे, नागसेन से किया। नागसेन ने जवाब दिया, ये सवाल करते थे, नागसेन जवाब देते थे, सवाल करते थे। उस सवाल जवाब के जो कुछ लंबे मतलब वक्त बीतने के बाद नागसेन से किए गए जो सवाल थे और उसका नागसेन ने जो जवाब दिया, राजा मिलिंद उससे प्रभावित हुआ और अंततः उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
नागसेन के साथ राजा मिलिंद के जो प्रश्न और नागसेन के जो जवाब है, इस प्रश्नोत्तर शैली में हुए जो संवाद है, इन संवादों का जो संकलन है वो संकलन एक प्रसिद्ध पाली बौद्ध साहित्य मिलिंद पढ़हु में किया गया है। मिलिंद पढ़हु, ध्यान रखना है, सवाल कई बार आ चुका है कि मिलिंद पढ़हु क्या है, तो मिलिंद पढ़हु एक बौद्ध साहित्य है। दूसरी बात कि वो कौन सी भाषा में है, तो उसकी जो भाषा है वो पाली भाषा है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसके रचयिता कौन है, तो याद रखना है कि इसको लेकर विवाद है, इसको लेकर विवाद है। कुछ विद्वान नागसेन को ही इसके रचयिता बतलाते हैं, लेकिन रचनाकार को लेकर विवाद है। और इससे एक सवाल आया था, मैं आपको उस सवाल के बारे में भी बता दूं कि सवाल ये आया था कि मिलिंद पढ़हु के दो तरह के सवाल आए हैं, आप देखिएगा। मिलिंद पढ़हु के रचयिता कौन है, ए दिया था नागसेन, दूसरा दिया था राजा मिलिंद, तीसरा दिया था अश्वघोष, और चौथा ऑप्शन दिया था लेखक को लेकर विवाद है, लेखक को लेकर विवाद है। दूसरा सवाल आया था यही, मिलिंद पढ़हु के रचयिता कौन हैं, तो ए ऑप्शन दिया था नागसेन, दूसरा ऑप्शन नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है राजा मिलिंद, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अश्वघोष। अब दो तरह के सवाल हैं, अब समझिएगा। जो पहला सवाल है नागसेन मिलिंद अश्वघोष विवाद है। सवाल पूछा गया मिलिंद पढ़हु के रचनाकार के संबंध में बताइए या निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है, तो इसके रचयिता क्या नागसेन है, क्या मिलिंद है, क्या अश्वघोष है या विवाद है। तो आपको हमने क्या बताया कि विवाद है, इसके रचनाकार को लेकर विवाद है। 4 नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी जिसको कहते हैं, डी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा इस ऑप्शन में। लेकिन जब मिलिंद पढ़हु के रचयिता कौन है और ये ऑप्शन नहीं दिया है, तब जाकर सही जवाब हो जाएगा नागसेन, जबकि नागसेन यहां पर भी था, लेकिन यहां पे नागसेन वाला ऑप्शन सही नहीं हुआ। यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हुआ, जिसमें लिखा है विवाद है। लेकिन जब यहां पे बात आएगी और ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में नागसेन इसके सही जवाब होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो नागार्जुन है, नागार्जुन नागसेन से भिन्न है, ये सवाल आया हुआ है, ये भिन्न है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं नागसेन ही नागार्जुन है, लेकिन यूपीएससी जो मानती है वो यही मानती है कि नागसेन नागार्जुन दो अलग अलग शख्सियत है। इसलिए 4 जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन एक अलग से नागार्जुन दिया हुआ है, तो नागार्जुन दिया है, लेकिन इसका सही जवाब नागसेन है। यानी यूपीएससी भी ये मानती है कि नागसेन और नागार्जुन दो अलग अलग शख्सियत है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे समझिए, मिलिंद पढ़हु एक प्रसिद्ध पाली बौद्ध साहित्य है। तात्पर्य राजा मिलिंद के प्रश्न होता है, राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म अपना लिया, नागसेन से प्रश्नोत्तर शैली में बौद्ध धर्म को लेकर सवाल किए, जवाब उसे मिला, कन्विंस हुआ, बौद्ध धर्म अपनाया। नागसेन तथा मिलिंद के संवादों का संकलन मिलता है, रचयिता को लेकर विवाद है, यद्यपि अधिकांश विद्वानों के अनुसार नागसेन ने ही इसकी रचना की, लेकिन यह नागार्जुन से भिन्न है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में हमने आपको बताया था, पहले मैं इसको समझा दूं कि आपको बताया कि बैक्टीरियाई ग्रीक की एक और शाखा थी, उस शाखा को क्या कहा गया, यूक्रेटाइडीज वंश। यूक्रेटाइडीज वंश हो गया, हमने आपको बताया। यूक्रेटाइडीज वंश की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या हो जाएगी, तक्षशिला। ठीक है, राजधानी तक्षशिला, पेशावर जिला पाकिस्तान में, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे पेशावर जिला पाकिस्तान में। और यूक्रेटाइडीज वंश का एक प्रसिद्ध जो शासक है वो शासक कौन था, एंटियालकीड्स। एंटियालकीड्स इसका एक प्रसिद्ध शासक था, और इसका जो दूत था वो दूत कौन था, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस उसका दूत था, और ये हेलियोडोरस इसका दूत बनकर, तक्षशिला का शासक एंटियालकीड्स का दूत बनकर विदिशा स्थित शुंग वंशीय 9वां शासक राजा भागभद्र के दरबार में आया था। तो राजा भागभद्र कौन था, शुंग वंशीय 9वां शासक।
शुंग वंशीय 9वां शासक राजा भागभद्र के दरबार में आया था। और यहां पे आने के बाद इसने कौन सा धर्म अपना लिया? भागवत धर्म अपना लिया। और भागवत धर्म के संबंध में इसने एक अभिलेख भी जारी किया। उस अभिलेख को क्या कहा जाता है? हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहा जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहां पर जो है, जो बैक्ट्रियाई ग्रीक है उसकी एक और शाखा यूथिडेमस वंश के अतिरिक्त थी। और वो शाखा क्या है? यूक्रेटाइडिस वंश, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, और वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसी का एक प्रसिद्ध शासक एंटियालकीड्स था, जिसका दूत बनकर हेलियोडोरस विदिशा स्थित शुंग वंशीय 9वां शासक राजा भागभद्र के दरबार में आया था। यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि शुंग वंश का संस्थापक शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। समझिएगा, ये सारे सवाल जो है पुष्यमित्र शुंग, ये सवाल आ भी चुका है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है वो राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र, लेकिन जब हम शुंग वंशीय 9वां शासक भागभद्र की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी क्या हो जा रही है? विदिशा, मध्य प्रदेश। जबकि शुंगों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसीलिए एक सवाल पूछा गया कि शुंग वंश के अंतिम समय तक जाते जाते पाटलिपुत्र का स्थान किसने ग्रहण कर लिया था? तो इसका सही जवाब विदिशा होगा। और ऑप्शन कन्नौज भी रहेगा, यह ध्यान रखना है, कन्नौज भी रहेगा। लेकिन पाटलिपुत्र का जो स्थान, अगर शुंग वंश के अंतिम समय की बात की जाएगी तो शुंग वंश के अंतिम समय में पुष्यमित्र शुंग की राजधानी या शुंगों की शुरुआत में राजधानी पाटलिपुत्र थी। अंतिम समय में स्थान किसने ग्रहण कर लिया? विदिशा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात कर रहा हूं कि गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र का स्थान किसने ग्रहण कर लिया, तब जाके क्या सही जवाब हो जाएगा? कन्नौज। और फिर कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चलेंगे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच में। पाटलिपुत्र पर अधिकार को लेकर नहीं चलेगा, विदिशा पर अधिकार को लेकर नहीं चलेगा। लेकिन अब फर्क आप समझिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये सवाल आ चुके हैं और यहां पे प्राय गलतियां होती है। इसलिए ये ध्यान आपको रखना है कि यहां पे ये समझना है कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी और शुंगों की बहुत दिनों तक राजधानी पाटलिपुत्र रही। लेकिन अंतिम समय तक जाते जाते शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र से हटकर क्या हो जाती है? विदिशा, मध्य प्रदेश में। और इसी विदिशा, मध्य प्रदेश में शुंग वंशीय 9वां शासक जब भागभद्र का शासन था तो हेलियोडोरस आया था, यूक्रेटाइडिस वंश के शासक एंटियालकीड्स का दूत बनकर। लेकिन जब पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप जाओगे तो वहां पे पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण करेगा कौन? कन्नौज। और कन्नौज हर्षवर्धन के समय से ही यह अपनी महत्ता हासिल करता जाएगा। और सामंतवादी जब परिस्थितियां गुप्तोत्तर काल में आएगी तो पाटलिपुत्र का महत्व कमजोर होगा, कन्नौज का महत्व बढ़ेगा। और ये सवाल मतलब जो है, इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध हिस्टोरियन है राधाकृष्ण चौधरी ने ये कहा है कि जिस प्रकार गुप्त काल तक जब तक कोई शासक पाटलिपुत्र से शासन नहीं करता था तब तक वो पूरे भारत का शासक कहला नहीं सकता था। ठीक इसी तरह से गुप्तोत्तर काल में जब तक कोई शासक कन्नौज का शासक नहीं होता था तब तक वो पूरे उत्तर भारत का शासक कहला नहीं सकता था। यानी स्थान पाटलिपुत्र के जगह पर किसने ले लिया था? कन्नौज ने ले लिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पे देखना है हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, जो अभी हमने आपको बताया कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। ये विदिशा, मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। और गरुड़ स्तंभाभिलेख की बात आएगी तो ये गरुड़ जो है वो किनके वाहन माने जाते हैं? विष्णु के वाहन। विष्णु के वाहन का मतलब ये प्रतीक जो है वो किस धर्म का हो जाएगा? वैष्णव धर्म का। ये प्रतीक हो जाएगा वैष्णव धर्म का। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको वैष्णव धर्म बताया था 6th सेंचुरी BC, देखिएगा तो वैष्णव धर्म का दूसरा नाम हमने आपको बताया था भागवत धर्म। भागवत धर्म, इसी का एक अन्य नाम है नारायण धर्म। नारायण धर्म हमने आपको बताया था। एक और नाम है इसका पांचरात्र मत, 5 रातों तक चलने वाले, ठीक है, पांचरात्र मत कहा गया। तो इसीलिए जब सवाल आपसे पूछा जाएगा वैष्णव धर्म
के संबंध में जानकारी देने वाला अभिलेख क्या हो जाएगा? हेलियोडोरस का बेस नगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। तो भागवत धर्म के संबंध में भी हो जाएगा, नारायण धर्म। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता याद रखना है कि ये भागवत धर्म, वहां पर भी हमने आपको बताया था कि भागवत धर्म के संबंध में जानकारी, वैष्णव या भागवत धर्म के संबंध में जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख, यानी इसके पहले भी भागवत धर्म का उल्लेख साहित्यों में तो हो रहा था, लेकिन कोई अभिलेख ऐसा नहीं था जिसमें इसका जिक्र किया गया हो। तो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हेलियोडोरस हमने आपको बता दिया, फिर से एक बार समझ लीजिए। तक्षशिला के एंटियालकीट्स का दूत था, एंटियालकीट्स का दूत हो गया। किसके दरबार में आया? भागभद्र के दरबार में। कहाँ पे आया था? विदिशा, राजधानी विदिशा में। और भागभद्र कौन था? शुंगवंशीय 9वां शासक था। ये तमाम तरह की बातें आती है। तो भागवत धर्म के संबंध में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख की जब बात आएगी, पहले अभिलेख की, तो वो हेलियोडोरस का बेस नगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख होगा। और ये भागवत धर्म के संबंध में जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है, तो हेलियोडोरस होगा भागवत धर्म को अपनाने वाला प्रथम ज्ञात विदेशी, प्रथम ज्ञात विदेशी हो जाएगा। पहला विदेशी जिसने भागवत धर्म को अपनाया, तो वो क्या हो जाएगा? हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस ने इसके स्मृति स्वरूप उसने गरुड़ स्तंभावलेख जारी किया था। वो भागवत धर्म के संबंध में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख माना जाता है। और इस अभिलेख में 3 बातों का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि इन 3 बातों का अनुपालन करने से, अपने जीवन में ढालने से मनुष्य स्वर्ग तथा अमृतत्व को प्राप्त करता है। और वो 3 बातें जो थी, वो 3 बातें क्या थी? दम, ठीक है, दम हो गया, संयम हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बात समझ लीजिएगा कि इसमें ये साफ साफ लिखा है कि 3 बातों का अनुपालन करने से, और वो 3 बातें क्या हो जाएगी? दम है, त्याग है और अप्रमाद। दम, त्याग तथा अप्रमाद। दम का मतलब यहां पे संयम, पैसेंस। ठीक है, अगर आप देखिएगा इसको एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए कि दम यानी आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, त्याग यानी त्याग के भाव, अप्रमाद बेमतलब का विवाद से बचना है, अप्रमाद मतलब बेमतलब का प्रलाप नहीं करना है। ठीक है, तो ये तीनों, और ये महाभारत की बात है, महाभारत में इसका जिक्र है। और इससे ये पता चलता है कि हेलियोडोरस को महाभारत के संबंध में भी जानकारी थी, क्योंकि ये बात तो महाभारत में लिखी है कि 3 बातों का जीवन में अनुपालन करने से व्यक्ति तमाम तरह की विवादों से बचा रह सकता है और साथ में अपनी उपलब्धियां अर्जित कर सकता है। दम है, संयम, साथ में त्याग, और तीसरा अप्रमाद। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हमें देखना है इंडो ग्रीकों के आक्रमण का प्रभाव के संबंध में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं काफी प्रभाव पड़ा, कुछ लोग कहेंगे कुछ भी असर नहीं पड़ा। सत्यता जो है दोनों के बीच, सत्यता दोनों के बीच है। ना तो बहुत असर पड़ा एक दूसरे पर, ना ही बहुत ही कम असर पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, थोड़ा उसने प्रभावित किया, थोड़ा हमने प्रभावित किया। ठीक है ना। तो ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे पूछे जाते हैं कि इंडो ग्रीकों के आक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये चीज जो है वो क्या है कि हमें समझना है। अब आप देखिए इसको कई सेगमेंट में बांटा गया। जैसे धर्म व दर्शन पर प्रभाव की बात करें तो धर्म की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर तो एक चीज जो ऑप्शन है आपको हेलियोडोरस हो गया। हेलियोडोरस कई बार बोल दिया ना, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। हेलियोडोरस और मिनांडर, दो बेहतरीन एग्जाम्पल।
ये जो है इसने कौन सा धर्म अपना लिया, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, और ये क्या है, बौद्ध धर्म। बस इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है, वैसे भी मैंने कई बार इसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। दर्शन की अगर बात करें तो यूनानी दर्शन में पाइथागोरस ऐसे पहले दार्शनिक थे, विचारक थे, जिन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात की। पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात की। दूसरी बात इन्होंने और क्या बात की, मांस भक्षण। ये सब आप बुक्स में भी देखिएगा, जो हमने भेजा है आपको, जो भी पेड क्लास के जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो भी हमने बुक्स भेजे हैं, ठीक है, वो आप सब जरूर देखिएगा, इसको पढ़ने के देखिए। अगर आप क्लास के साथ साथ वो बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं और हमने साथ में जो नोट्स भेजे हैं, ठीक है, जो भी बुक्स के फॉर्म में जो नोट्स हमने भेजे हैं, 3 पतली पतली सी किताब पॉइंट वाइज, वो सब रिवीजन करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, फिर इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, जो क्वेश्चन पेपर जो भी हमने आपको 3 पतली पतली किताब, उसमें हर एक चैप्टर के लास्ट में जो है क्वेश्चंस है, उस सब को आप सॉल्व करिए। देखिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे एसआई का एग्जाम्स दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं पर भी आपको किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। मांस भक्षण निषेध का सिद्धांत, ये सब किसने बात की थी यूनानी दर्शन में? पाइथागोरस ने इन सब की जो है वो क्या है कि बात की थी। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि भारतीय दर्शन किसी बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का प्रभाव मान सकते हैं, हिंदू धर्म का प्रभाव मान सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है मांस भक्षण के निषेध का सिद्धांत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की बात है, पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सब जगह पे है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा, ठीक है, इसके आगे जो है अगर हम बात करें तो प्लेटो का जो है बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, प्लेटो के सिद्धांत पर, प्लेटो के दर्शन पर ऐसा कहा जाता है कि सांख्य दर्शन का, प्लेटो के दर्शन पर सांख्य दर्शन का प्रभाव माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप धर्म व दर्शन पर प्रभाव देख सकते हैं। नाटक के क्षेत्र में जो प्रभाव है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटक के क्षेत्र में प्रभाव। जैसे अगर मंच की बात करें, रंगमंच, स्टेज की बात करें, जो पर्दा रंगमंच पर होता है उसको कहा जाता है यवनिका, ठीक है। जो रंगमंच है, भारतीय रंगमंच, जिस पर नाटक किए जाते हैं, प्ले जो है जिसमें परफॉर्मेंस दी जाती है, उसमें पहले क्या होता था कि पहले पर्दा नहीं लगता था, पर्दे के जगह, पर्दे के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है संस्कृत भाषा साहित्य में यवनिका। तो इस पर यह दिखाता है कि यूनानी इंपैक्ट जो है वो क्या है कि पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रंगमंच पर मृत्यु, इसके बाद अग्निकांड का दृश्य नहीं दिखा सकते। ठीक है, मनुष्य मृत्यु, अग्निकांड का दृश्य नहीं दिखा सकते। दूसरी बात कि एक साथ 5 से अधिक लोग नहीं हो सकते, इस पर भी, इन सारी चीजों में ये यूनानी नाटक की भी विशेषता, इससे ये पता चलता है कि या तो ये उसे प्रभावित किया होगा या उसने इसे प्रभावित किया। पर्दा के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दोनों का एक दूसरे पर रहा होगा। तो ये चीज जो है जानना है। और देखिए, अंतर की अगर बात करोगे, ये तो हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन अगर अंतर की बात करेंगे तो यूनानी नाटक अगर आप देखोगे, जैसे यूनानी नाटक है ना, इसकी
अगर विशेषता की बात करें तो ये क्या होता है कि गद्य में, पहली बात तो गद्य में होगा, और दूसरी बात कि हमेशा दुखांत होता है। ये गद्य में होगा और हमेशा क्या होगा, दुखांत होते हैं। लेकिन अगर भारतीय नाटक की बात की जाए, भारतीय नाटक जो है वो गद्य प्लस पद्य दोनों में होगा, दोनों में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये होगा सुखांत, सुखांत होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट आप इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र पर, इसका जो है प्रभाव बहुत गहरा रहा, बहुत गहरा रहा। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र पर प्रभाव यूनानियों का भारतीय ज्योतिष पर प्रभाव, मतलब आप समझ जाए गार्गी संहिता के युग पुराण खंड, युग पुराण खंड में क्या है, ये कहा गया कि यद्यपि ये यूनानी मलेच्छ है, ठीक है, पर ज्योतिष शास्त्र में वे ऋषियों के समान पूज्य है। यानी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि यूनानी जो है वो वास्तव में ज्योतिष शास्त्र पर काफी जो है वो क्या है कि एक दखल रखता है, एक मतलब कह सकते हैं अपनी पकड़ रखता है। लेकिन एक बात और समझिएगा कि भारत में बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे, जैसे अलबरूनी का आगमन हुआ, या फिर जैसे फ्रांसीसी जो ट्रैवलर थे बर्नियर वगैरह, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो है विदेशी जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र की जो है भूरी भूरी प्रशंसा की है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि भारतीय भी अपने ज्योतिष शास्त्र के मामले में काफी रिच, काफी समृद्ध थे। लेकिन जब यूनानियों से संपर्क हुआ तो यूनानियों का कुछ ना कुछ असर पड़ा, फिर इधर का उधर असर पड़ा। ठीक है, यहां पर जो यूनानियों का इंपैक्ट पड़ा है उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो ये है कि जैसे वराह मिहिर, ये गुप्त कालीन प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र के इतिहासकार है वराह मिहिर, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है बृहत संहिता, और एक और पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। तो ज्योतिष शास्त्र के पंच सिद्धांत जो है वो पंच सिद्धांत क्या है ज्योतिष शास्त्र के, ये इसलिए बता रहा हूं, ये याद रखना है कि ये पूछा जाएगा कि पैतामा, वशिष्ठ, सूर्य, पॉलिस, रोमन ये क्या है। तो क्या है, तो ज्योतिष शास्त्र के 5 सिद्धांत, और वो क्या क्या है, पैतामा वशिष्ठ, सूर्य, पॉलिस तथा रोमन सिद्धांत। अब आप देखो कि ये कौन कह रहे हैं, वराह मिहिर 5 सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो पैतामा, वशिष्ठ, सूर्य तक तो ठीक है, लेकिन पोलिस तथा रोमन की अगर बात करें तो ये पोलिस और रोमन नाम जो है ये यूनानी प्रभाव जो है वो क्या है कि दिखलाता है। यानी ज्योतिष शास्त्र के जो 5 सिद्धांत, भारतीय 5 सिद्धांत है, उन 5 सिद्धांतों में पोलिस और रोमन ये 2 ऐसे सिद्धांत है जिस पर किसी ना किसी रूप में यूनानियों का इम्पैक्ट दिखता है। वो क्या है कि कहीं ना कहीं जो है वो दिखता है। और इसी तरह से कैलेंडर हो गया, 7 दिनों का विभाजन, विभिन्न ग्रहों के नाम, ये सब कहीं ना कहीं यूनानियों का इम्पैक्ट दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र पर भी बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है। और आपको जो है मालूम होगा कि फादर ऑफ मेडिसिन जिन्हें कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स, यूनानी विद्वान थे हिप्पोक्रेट्स, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि भारत में जैसे चरक, सुश्रुत,
सुश्रुत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। तो इस समय चिकित्सा की जिन पद्धतियों की बात की गई है, इस पर दोनों का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे पर इम्पैक्ट जो है वो दिखता है, वो दर्शाता है। तो ये चरक जो है वो आपको मालूम होगा, ये कनिष्क के दरबारी थे और सुश्रुत गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन चिकित्सक है। और ये बहुत, इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी। ये शल्य चिकित्सक थे, बहुत फेमस शल्य चिकित्सक यानी सर्जन डॉक्टर थे। इनको सर्जरी का ज्ञान उस जमाने में था, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक जो सर्जरी होता है ना, वो प्लास्टिक सर्जरी तक का इनको ज्ञान था। इनको एनाटोमी का ज्ञान था, शरीर रचना विज्ञान का ज्ञान था। और ये सब जब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग से जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है उसके बारे में भी हम सब बात करेंगे। तो ये सब इम्पैक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना है। अब देखिए मुद्राओं पर प्रभाव की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मुद्राओं का प्रभाव, इसको फिर से एक बार आप समझिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहां पर क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली का चलन था, बार्टर सिस्टम का, वस्तु विनिमय प्रणाली का। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक एज की बात करते हैं, तो चाहे वो अर्ली वैदिक पीरियड हो या फिर लेटर वैदिक पीरियड हो, यहां पर भी क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन हमने आपको बताया कि ऋग्वेद में या वैदिक साहित्यों में एक शब्द है निष्क, जिसको इंग्लिश में निशाका भी कहते हैं। इसको बहुत सारे विद्वानों ने क्या माना, बहुत सारे विद्वानों ने सोने का सिक्का कहा, लेकिन ये वास्तव में क्या है, गले में पहना जाने वाला सोने का कीमती हार, पहने जाने वाला सोने का एक कीमती हार था, एक कीमती हार, अ प्रेशियस गार्लैंड मेड बाय गोल्ड था। तो इस दोनों काल की अगर हम बात करें तो इन दोनों कालों में सिक्कों का चलन नहीं हुआ था और बार्टर सिस्टम के माध्यम से गतिविधियों का संचालन हो रहा था। अब यहां पे देखना है 6th सेंचुरी बीसी की बात करें या फिर हम मौर्यन पीरियड की बात करें। मौर्यन पीरियड, दोनों कालों में कौन से सिक्के चल रहे थे, आहत मुद्रा, पंच मार्क्ड क्वाइंस। यहां पे इस काल में शुरुआत हुई, उसका चलन प्रारंभ हुआ, जबकि मौर्य काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, इसका प्रयोग चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अब ये जो आहत मुद्रा है, ये आहत मुद्रा चांदी के भी होते थे और किसके होते थे, तांबे के भी होते थे। चांदी के जो सिक्के होते थे पर्ण, कार्षापर्ण, और तांबे के सिक्के माशक व काकणी कहलाते थे। तो यहां पे जो बातें ध्यान में रखनी है वो बातें क्या है वो बात ये है कि ये आहत मुद्रा जो है, ध्यान रखिएगा, सांचे में ढाले नहीं जाते थे, सांचे में ढाले नहीं जाते थे, पहली विशेषता। दूसरी बात, लेख व तिथि विहीन, लेख व तिथि विहीन होता था। इसमें जारी करने वाले शासकों के तस्वीरों का, चित्रों का अंकन नहीं होता था। तस्वीर जो है, जारी करने वाले शासकों के तस्वीरों का, चित्रों का अंकन नहीं। और कला के दृष्टिकोण से, चूंकि वो ठप्पा मार के उस पे जो है पंचिंग करके उसको बनाया जाता था, तो वो कला के दृष्टिकोण से भी बहुत ही सुंदर नहीं होता था। अब यहां पे देखना है कि ये मौर्य काल तक चला। इसके बाद क्या हुआ, जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया
तो यूनानियों के समय में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन सिक्कों के निर्माण के दृष्टिकोण से हुआ। सबसे पहली बात कि सिक्के जो है वो क्या है कि वो ढाले जाने लगे। सिक्के जो है वो ढाले जाने लगे, तो सिक्कों को ढालने की, सांचे में ढालने की जो व्यवस्था है या जो इंट्रोड्यूस किया था भारत में, वो यूनानियों ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये चांदी के सिक्के या तांबे के, यानी कि इस समय तक आहत मुद्रा या भारत में सोने के सिक्कों का चलन नहीं था। तो सोने के सिक्कों के चलन की बात आएगी तो वो सबसे पहली बार हिंदुस्तान में हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपको जो है कुछ बात, इंपॉर्टेंट बात अगर मैं करना चाहूं, ठीक है, थोड़ी सी बात आप जरूर देखिएगा। यहां पर एक और बात, यहां पे देखिए, जब भी सवाल पूछा जाएगा सोने के सिक्के, सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए, किसने चलाया सबसे पहली बार? इंडो ग्रीकों ने। इंडो ग्रीकों ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए, किसने? इंडो ग्रीकों ने। दूसरी बात, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए किसने? सोने के सिक्के चलाए किसने? तो इसका जवाब हो जाएगा कुषाणों ने। कुषाणों ने, ठीक है। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए किसने? कुषाणों ने। अब सवाल आएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए किसने? याद रखिएगा, गुप्तों ने। गुप्त कालीन शासकों ने। तो फिर से एक बार, सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए इंडो ग्रीकों ने, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गुप्तों ने। यानी सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने तो चलाए, लेकिन वो उतने शुद्ध नहीं होते थे जितने कुषाण कालीन सोने के सिक्के होते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अब आपको देखना है भाषा व साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, कला पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भाषा और साहित्य में कहा जाता है कि कलम, पुस्तक, केंद्र, कोण, कलम, पुस्तक, केंद्र, कोण, सुरंग, यूनानी भाषा व साहित्य से लिया गया। ठीक है, कलम, पुस्तक, केंद्र, कोण, कुरान, ये सब जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ड किससे लिए गए हैं? कहीं ना कहीं यूनानियों से ग्रहण किया गया है। और कला की अगर हम बात करें तो इसके बारे में अलग से भी बात करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि कला की बात करें तो मूर्ति कला पर यूनानियों का बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, और विशेषकर गांधार कला और मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली पर तो आप कह सकते हो कि जो ग्रीक है उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा कि गांधार कला को इंडो ग्रीक शैली ही कहकर पुकारा जाने लगा। इसे ग्रेको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। ग्रेको बुद्धिस्ट यानी रंग निर्माण की जो तकनीक थी वो ग्रीक था, और जो विषय था वो इंडियन, विषय जो था वो बुद्ध था। तो इसलिए इसको इंडो ग्रीक या ग्रेको बुद्धिस्ट शैली कहकर
पुकारा जाता है, ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। और इस प्रकार अगर आप ये देखिए, ये पूरी बातें जो हमने आपको बताई कल से लेकर आज तक में, वो सारी बातें इंडो ग्रीकों से जुड़ी हुई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके संबंध में अब हम लोग नेक्स्ट शो बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, वो है शक है पहलव कुषाण के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत के सांस्कृतिक विरासत के भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस काल से हमें विरासत के तौर पर बहुत सारी विशेषताओं का मतलब कह सकते हैं कि विशेषताएं हमें मिली। देश की सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध बनाने में इस काल की भी अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके बारे में अभी डिटेल में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बातें बढ़ती जाएंगी, खुलती चली जाएंगी, अपने आप आपके मन मस्तिष्क में वो सारी महत्वपूर्ण बातें अपनी जगह बनाती चली जाएगी। लेकिन एक ही शर्त है कि आपको सिंसियर होना है और जो हमारे निर्देश है, अनुदेश हैं, उसका अनुपालन करना है। जो हमने स्टडी मटेरियल्स भेजे हैं जो बुक्स के फॉर्म में, उसको पढ़ते रहना है। तो बस यही करना है और अपने आप सफलता के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। फिलहाल एम्बेसी ऑल में ज्ञान प्रदान करने का सिलसिला कभी थमता नहीं, इसलिए कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।